आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अम्बुज मिश्रा उपस्थित हूँ आपके बीच सितंबर करंट अफेयर्स की सीरीज़ को सितंबर करंट अफेयर्स की सीरीज़ के डिस्कशन को लेकर। तो जो सितंबर करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसको आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इस बात पर ध्यान देंगे कि एक यहाँ पर मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी काम हो उसको 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहला उपहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। उपहास यानी कि लोग आपके कार्य का क्या करेंगे, उसको हंसी उड़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे। विरोध यानी उसका विरोध करेंगे। स्वीकृति बाद में उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी बताने का मतलब यहाँ पर है कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं उसके तीन उसके स्तर तो आने आने हैं। उपहास, आप कोई काम स्टार्ट करें, लोग पहले हंसी उड़ाएंगे। फिर जब आप थोड़ा सक्सेस होंगे तो फिर विरोध करेंगे कि कैसे आपको यानी कि आपको नीचा किया जाए, आपको डाउन किया जाए। फिर तीसरा स्वीकृति, अंततः वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ नहीं आप सक्सेस हैं। हाँ, स्वीकृति होने के बाद भी कई लोगों का विरोध चलते रहता है, लेकिन इस समय तक आप इस लेवल पर आ चुके होते हैं कि विरोध और स्वीकृति सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। तो इसका मूल ये है कि किसी भी काम को करने से घबराएं नहीं, और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सभी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अपने सेशन में। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हर साल विश्व स्तर पर, क्या लिखा हुआ है, हर साल विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ चैरिटी के रूप में किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस दिन मनाया जाता है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर या फिर 7 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 5 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ चैरिटी या फिर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर को ही क्यों और कब से मना रहे हैं, अनाउंस कब किया गया, किसके द्वारा, सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। तो उत्तर जैसा कि हमने आपको बताया बी, ठीक है ना, 5 सितंबर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को स्वयंसेवी, यहाँ पर क्या लिखा, इस लाइन को पढ़ना है, इस दिन को स्वयंसेवी, ठीक है, और लोग हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, कुल मिला के इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये समझ में ही आएगा कि जो है ये क्यों मनाते हैं। तो मानव पीड़ा को कम करने में, जो यानी कि जो मानव की जो पीड़ा है उसको कम करने में दान की भूमिका को पहचानने, ठीक है, दान की भूमिका को पहचानने के साथ साथ धर्मार्थ संगठनों और जैसे कि जो दान देने वाले जो चैरिटी, जो ये फंड वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, ऐसे लोगों के प्रयासों की सराहना करना है जो लोग चैरिटी करते हैं, दान देते हैं। ठीक है ना, और मानव पीड़ा को कम करने में दान की भूमिका क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वैसे भी अगर आप चैरिटी करते हैं तो चैरिटी आप क्यों करते हैं? चैरिटी आप इसीलिए करते हैं किसी का भला हो सके, किसी को लाभ मिल सके आपकी चैरिटी से। ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में चैरिटी करते हैं, आप किसी मंदिर में चैरिटी करते हैं, कहीं पर भी अगर आप पैसा देते हैं किसी संस्थान में, किसी एनजीओ में, तो वो सब क्या होता है, वो सब लोगों पे ही आके यानी उसको खर्च किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया। यानी 5 सितंबर को जो है वो मदर टेरेसा जो है उनका निधन हुआ था, जो सामाजिक कार्यों में जिनको योगदान माना जाता है उनका। तो 5 सितंबर को उनका निधन हुआ था। इसी चीज़ को यानी क्या करने के लिए, खास बनाने के लिए, ठीक है ना, उनको सम्मान देने के लिए चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के लिए संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो मदर टेरेसा को एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला।
तो 1979 1979 में मिला। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी चीज़ जो हम लोगों ने देखी कि चैरिटी दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। अगर यहाँ पर बात की जाए कि चैरिटी दिवस घोषित कब हुआ था और पहली बार मनाया कब गया, तो जो चैरिटी दिवस है घोषित हुआ था 17 सितंबर 2012, ठीक है। 17 सितंबर 2012 को UNGO यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, ए है यहाँ पर UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 17 सितंबर 2012 को ये घोषित किया गया। और 2013 यानी कि 5 सितंबर 2013 को पहली बार मनाया गया। दोनों बातों में अंतर है, घोषणा 17 सितंबर 2012 को हो रही है, मनाया गया 2013 में, ठीक है। और किसके द्वारा, UNGA के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये दिवस वगैरह जो होते हैं ना, ये सब जो प्रस्ताव, जैसे कि हर देश का अपना एक पार्लियामेंट होता है, संसद होती है, इसी टाइप में क्या है, इसी टाइप में क्या होता है ना कि संयुक्त राष्ट्र का भी एक सभा है, ठीक है, वार्षिक सभा होती वहाँ पर। और ये दिवस मनाने वगैरह या फिर इस तरह के जो भी प्रस्ताव होते हैं वो सब वहीं पर पारित होते हैं UNGA में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और UN के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है ना, UN यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। वर्तमान समय में इसके महासचिव जो हैं वो कौन है, तो वर्तमान समय इसके जो महासचिव वो कौन है, एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। अच्छे से आप लोग जानते होंगे, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो गुटरेस। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर लिखी है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कौन से राज्य सरकार ने, एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है, ठीक है। इसको टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हुई, चलेगा, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पंजाब है। और ये बात यहाँ पर जो है ये बात यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिख दी गई पंजाब में, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो ऑप्शन ए पंजाब इसका सही आंसर है। और वो क्वेश्चन में भी इसको लैंग्वेज में डाल दिया गया है, ठीक है। तो टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन का नाम क्या है, आई रखवाली। इस एप्लीकेशन को राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, पंजाब में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और प्रक्रिया में लोगों के हितधारकों को जोड़कर रखने के, यानी कि लोगों को भी जोड़ना है, जो पर्यावरण के जो हितैषी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो पर्यावरण के प्रति यानी कि वो अपना लगाव रखते हैं, उसका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ना है और उनके प्रयासों की सराहना करनी है, ठीक है, सरकार द्वारा उनकी मदद करनी है। तो कुल मिला के ये आई रखवाली ऐप जो है, यहाँ पर लिखा भी है कि लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा, ठीक है। आई रखवाली ऐप जो है वो लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और ग्रीनरी सेवियर्स बने, यानी कि हरियाली बचाने वाले जो है वो योद्धा भी बने, हरियाली बचाएं। वही इस एप्लीकेशन के माध्यम से काम किया जाएगा, जैसा मैंने बताया भी आपको सब। और यहाँ पर अगली बात लिखी, पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं पंजाब के, ठीक है। पंजाब के गवर्नर कौन है, VP सिंह बदनौर, और CM कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, आई रखवाली। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, पंजाब। क्यों, तो राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नर्स किसके द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है ना, द लिटिल बुक ऑफ द ग्रीन नट्स, ठीक, किसके द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मतलब है यूनेस्को, ऑप्शन बी को क्या बोलते हैं, यूनेस्को शॉर्ट फॉर्म में है, और सी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, और डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 यानी कि डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा ये बुक जो है वो लॉन्च की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा जो नया प्रकाशन है इसको जारी किया गया। तो इसमें क्या होना क्या उद्देश्य लेकर कि यह जो नया प्रकाशन है दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन छात्रों, ठीक है, 200 मिलियन स्टूडेंट्स को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, यानी कि लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदत डालने के लिए उनको बताया जाएगा पर्यावरण के अनुकूल बने। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि फ़ोटो में यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो है दो ये जो है स्टूडेंट, दो नौजवान, दो युवक जो हैं वो साइकिल पर हैं। ठीक है, तो इस साइकिल क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, और हरियाली जीवन शैली, ये पेड़ वगैरह आप देख रहे हैं जैसे कि हाईवे पे रोड पे पेड़ वगैरह लगे हैं, तो हरियाली जीवन शैली है। तो इसी के अनुकूल बनाने, उनकी आदत डालने के लिए एप्लीकेशन, ये बुक जो है ये लॉन्च की गई, नया प्रकाशन लाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि जो ये संगठन है UNEP, जिसके द्वारा यह बुक या प्रकाशन लॉन्च किया गया, उसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा इनका नाम लिखा उसके कार्यकारी निदेशक का, किसके? UNEP के। ठीक है, UNEP के कार्यकारी निदेशक जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है। ठीक है, कौन है? इंगर एंडरसन। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पर जो है आप एक प्रश्न बताइएगा, कुछ मतलब आपको उत्तर यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में टाइप करने। ये जो आप चारों संगठन देख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपका हो गया यूनिसेफ, ठीक है, सेकंड नंबर पर ये आपका क्या हो गया? यूनेस्को, ठीक है, थर्ड नंबर पर ये वर्ल्ड बैंक लिखा है, और ये पाँचवें नंबर पर UNEP। ठीक है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक, इन चारों संगठन जो है, चारों ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय कहाँ पर हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, आंसर करें। ये जो प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन 3 में जो ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में जो दिए गए संगठन हैं, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं, ये आप यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैंने, इसको आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। और हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 4 पर। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो हाल ही में स्पोर्ट ऑफ स्पोर्ट बुक ब्रांड के लिए पहले क्रिकेट एम्बेसडर बने। यानी कि एक स्पोर्ट ऑफ करके एक बुक आती है, वो भी स्पोर्ट्स बुक आती है, ठीक है ना, जैसे कि स्पोर्ट्स मैगजीन आती है ना, स्पोर्ट्स मैगजीन वगैरह, उसी प्रकार से स्पोर्ट्स बुक है स्पोर्ट ऑफ। इसके लिए पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिस गेल, जोएन ब्रावो, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जोएन ब्रावो। ठीक, वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन है जोएन ब्रावो, यानी कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, और ये स्पोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, आइल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप सेल्टन मैनेक्स ने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को अपनी प्रमुख स्पोर्ट बुक्स के लिए एम्बेसडर बनाया। यानी ये जो सेल्टन मैनेक्स है, ये क्या है, स्पोर्ट्स बुक्स की, यानी एक प्रकार से कह सकते हो मदर ऑर्गेनाइजेशन। उसने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्पोर्ट्स बुक के लिए। ड्वेन ब्रावो के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्म्स में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, सभी फॉर्मेट में खेलते हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए 256 टेस्ट मैचेस, 120 वनडे मैचेस खेले हुए हैं, और उन्हें खेल के सबसे बेहतर ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। यानी कि ये जो है ड्वेन ब्रावो ऑलराउंडर हैं। वेस्ट इंडीज़ के लिए उन्होंने 256 टेस्ट मैचेस और 120 वनडे मैचेस खेले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे निजी जीवन बीमा कंपनी, ठीक है ना, प्राइवेट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना, निजी जीवन बीमा कंपनी, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में उसका कंपनी का नाम क्या है? बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बजाज अलियांज कंपनी जो है, उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजकुमार राव, ऑप्शन बी विक्की कौशल, ऑप्शन 3 रणवीर सिंह, ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी कि आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये आयुष्मान खुराना है। ठीक है, और निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी, जैसा कि बताया मैंने, बजाज अलियांज, उसने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है, आयुष्मान जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ, यानी कि जो इस इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे, यानी जो पॉलिसीज़ होंगी, उसका प्रचार करने के साथ साथ
बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, बजाज ये जो एलेंजिया बजाज जो एलंयाज जो है, इसका क्या करेंगे, डिजिटल सेवाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगे। उच्चारण करने में शब्द में थोड़ा परेशानी हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको सही समझ लीजिएगा। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, वो शब्द मुंह से निकलते नहीं हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बॉलीवुड अभिनेता को निजी जीवन कंपनी, यानी कि जो इसके कुछ आने वाले जो फ्यूचर में इसके कुछ अभियान हैं, जैसे कि स्मार्ट लिविंग एक अभियान आने वाला है इस कंपनी का, यानी कि बजाज कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसका आने वाला एक अभियान होगा, उसका नाम होगा स्मार्ट लिविंग। तो ये उसका भी हिस्सा रहेंगे। और स्मार्ट लिविंग के तहत दो दो यानी यहाँ पर प्लान दिए जाएंगे इस कंपनी के द्वारा। स्मार्ट लिविंग अभियान के दो यहाँ पर होंगे टर्म प्लान होंगे, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और स्मार्ट असिस्ट, ठीक है। तो इन सेवाओं का भी वो प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेवाएं क्या हैं कि इस कठिन समय में सामूहिक रूप से ग्राहक के जीवन को सुरक्षित और सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये इसलिए बताया क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि जो है स्मार्ट लिविंग निम्नलिखित में से यानी किस एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एक अभियान होगा स्मार्ट लिविंग, तो वो किसका होगा, बजाज का होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और बजाज जो ये एलेंजियाज है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके एमडी और सीईओ कौन है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 6 पर, ठीक है। हैदराबाद के अंग्रेजी अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फ्री मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जो शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब पहले आपको समझना है। हैदराबाद में एक संस्थान स्थित है, एक यूनिवर्सिटी स्थित है, उसका नाम क्या है, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ठीक है। वहाँ पर अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं से संबंधित वहाँ पर रिसर्च वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो वो हैदराबाद में स्थित है। उसके द्वारा एक एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया गया है जो शिक्षकों और छात्रों को जो है उनके और विभिन्न पृष्ठभूमि यानी कि जो है अदर बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए एक शैक्षिक संसाधन, ठीक है ना, एक एजुकेशनल सोर्सेस के रूप में कार्य करेगा। वो एप्लीकेशन कौन सा, इंग्लिश सक्सेस, या फिर ऑप्शन बी इंग्लिश क्योर, ऑप्शन सी इंग्लिश प्रो एंड ऑप्शन डी इंग्लिश साथी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इंग्लिश प्रो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, यहाँ पर देखेंगे तो किसने ये लॉन्च किया है। पहली बात तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान यानी कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन शिक्षक, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है ये देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की एक पहली सेवा है, पहली पहल है जो कि शिक्षार्थियों को अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी विश्वविद्यालय भाषा द्वारा इसको विकसित किया गया है, लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो फोटो में आप देख रहे हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से एशिया और प्रशांत APRC, ठीक है ना, एशिया पैसिफिक रीजन क्षेत्र जो है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र जो है, उसके 35वें खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन का मेजबान देश कौन था, ठीक है। यानी कि जो ये संगठन आप यहाँ पर देख रहे हैं FAO, ठीक, ये संगठन है, ठीक है। तो ये यानी कि पूरे विश्व के लिए संगठन काम करता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए इस संगठन का 35वां खाद्य क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, उसको होस्ट किसने किया, मेजबान देश कौन सा था। उसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन डी यानी कि भूटान इसका आंसर है। 35वां जो खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में अभी आयोजित किया गया, वो भूटान के द्वारा इसको आयोजित किया गया, मेजबानी भूटान ने इसकी करी है। डिटेल्स में देखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया। तो आभासी यानी इसका आयोजन किया गया। तो भूटान ने इसको यानी कि अध्यक्षता भूटान ने करी है। यह सम्मेलन जो है मेजबान भूटान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ है इस सम्मेलन में
यानी भारत से किसने हिस्सा लिया, तो ये नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला। ठीक है, तो परसोत्तम रूपाला कौन है, तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट नहीं है, राज्य मंत्री हैं। किसान कल्याण कैबिनेट मंत्री कौन है, जरा उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत सरकार का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। ये जो यहाँ पर नाम लिखा राज्य मंत्री है परसोत्तम रूपाला, इन्होंने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है ना, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, पोषण, यानी कि जो आपका न्यूट्रिशन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है ना। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी जो 2022 में 36वां ये क्षेत्रीय सम्मेलन होगा एशिया प्रशांत क्षेत्र का, उसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा 2022 में। बांग्लादेश ये सम्मेलन की मेजबानी पहली बार करेगा। 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद 71 में बांग्लादेश बना और 73 में संगठन में शामिल हुआ। उसके बाद से पहली बार बांग्लादेश इस आयोजन की मेजबानी करेगा। क्षेत्रीय सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, ये जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का जो ये सम्मेलन होता है, खाद्य और कृषि संगठन का एशिया प्रशांत का क्षेत्रीय सम्मेलन, ये साल में 2 बार होता है। पहली बार कब हुआ था, 1953 में बेंगलोर भारत में। ठीक है ना, 1953 में भारत के बेंगलोर में आयोजित किया गया था। उसके बाद से हर 2 साल में ये एक बार किसी न किसी देश में होता है। पहला कब और कहाँ, तो बेंगलोर भारत 1953 में हुआ था। अभी वर्तमान में 2020 में 35वां हुआ है। कहाँ हुआ है, तो आभासी वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, तो अध्यक्षता भूटान ने करी है। अगले 2 साल बाद 2022 में कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपने यही चीज़ें लिखी होंगी। पहली बात तो सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, कौन से नंबर का था, तो 35वां था। इस बार इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो भूटान ने करी है। ठीक है, भारत से किसने वहाँ पर हिस्सा लिया, परसोत्तम रूपाला। ठीक है, कौन कौन से मुद्दों पर वहाँ पर विचार विमर्श हुआ, अगली लाइन में लिखा हुआ है। आगे भविष्य में 2022 में इसका आयोजन कौन करेगा, तो बांग्लादेश करेगा। ठीक है, पहली बार कब और कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था 1953 में। हर 2 साल में ये होता है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ पर आपको 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपने यहाँ पर संगठन देखा था, कौन सा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है ना, अक्टूबर 1945 में जो है ये खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। डेट भी आप देख सकते हो, 16 अक्टूबर 1945 से। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसका, FAO का, तो इटली के शहर रोम में। ठीक है ना, इटली का शहर है ना रोम, वहाँ पर क्या इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष, इसके जो है प्रमुख हेड की बात की जाए तो उनका नाम क्या है, क्यू डोंगयू। कोई कोई कहीं कहीं पर इसको को डोंगयू भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर इसको चू डोंगयू भी लिखा जाता है। तो चू डोंगयू या फिर क्यू डोंगयू या फिर को डोंगयू। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये इसके क्या है, FAO के हेड हैं। ठीक है, स्थापना 16 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर इटली का शहर रोम। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। इयान बेल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, ऑप्शन वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। तो सही आंसर जो है इसका वो है इंग्लैंड, ऑप्शन डी। ठीक है ना, इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल जो कि सभी फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। आगे बढ़ेंगे तो इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल जो हैं वो 2020 के घरेलू सत्र समाप्त होने के बाद, जो 2020 का इंग्लैंड में जो घरेलू क्रिकेट चल रहे थे उसके समाप्त होने के बाद उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास, यानी कि टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, कोई भी हो, सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। 2004 में यानी कि उन्होंने अपना अपना यानी कि पदार्पण किया था, क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट मैचेस, 161 वनडे मैचेस और 8 T20 मैचेस खेले हुए हैं। ठीक है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए 2015 में वनडे से संन्यास ले लिया था, यानी कि टेस्ट क्रिकेट वो अच्छे से खेल पाए उसके लिए उन्होंने 2015 में ही वनडे से संन्यास ले लिया था। उनकी टीम में खेलने के दौरान इंग्लैंड में 7 में से 5 ऐसे श्रृंखला जीतने में कामयाब रहा है। वह 2013 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी बातें इनके बारे में लिखी हुई है। इयान बेल कहाँ के क्रिकेटर, इंग्लैंड के क्रिकेटर जिन्होंने अभी हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम, ठीक है, यानी कि ये SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन विक्रम लेमेये, ग्वेंटर बटसेक, सिद्धार्थ लाल या फिर केनिची आयुकावा। तो ऑप्शन डी जो है केनिची आयुकावा ये सही है और यही सियाम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं तो मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा, यानी कि अभी तक ये देखिएगा फोटो में आप जो देख रहे हैं यही है केनिची आयुकावा। तो ये जो केनिची आयुकावा है अभी तक कहाँ के MD और CEO थे? तो मारुति सुजुकी के MD और CEO थे, ठीक है, जिनको क्या कर दिया गया है, अब वो कहाँ पर आ गए हैं, 2 साल की अवधि के लिए सियाम के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स 2 साल के लिए 2020 से 2022 तक बने रहेंगे। स्थान किसका लिया है? तो ये यहाँ पर जो है इसको ध्यान देना है, राजन वढेरा, ठीक है, किसका स्थान लिया है? राजन वढेरा का स्थान लिया है, यानी कि जो ये सियाम के अध्यक्ष अभी तक थे राजन वढेरा, अब कौन हो गए हैं? केनिची आयुकावा। तो और क्या है कि अशोक लेलैंड जो है ना, अशोक लेलैंड जो ये बस और ट्रक वाली कंपनी है अशोक लेलैंड, उसके MD और CEO है जो है विपिन सौंधी। तो विपिन सौंधी को कहाँ सियाम का उपाध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। अध्यक्ष कौन बन गए? केनिची आयुकावा, जो कि पहले कहाँ पर थे? मारुति सुजुकी में थे। उपाध्यक्ष कौन बने? विपिन सौंधी, जो कि पहले कहाँ पर थे? अशोक लेलैंड में थे, ठीक है। सियाम भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है, यानी कि सबसे बड़ी बॉडी है। भारतीय मोटर वाहन उद्योग की सबसे बड़ा संस्था, सबसे बड़ा निकाय, सबसे बड़ी बॉडी है कौन? सियाम। सियाम की स्थापना लिखी जुलाई 2012 में हुई थी और सियाम का हेडक्वार्टर जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया कौन बन गए हैं? केनिची आयुकावा, ठीक है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 10 पर चलेंगे। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 5 सितंबर, ऑप्शन 6 सितंबर, थर्ड ऑप्शन 7 सितंबर या फिर डी 8 सितंबर, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है ना, स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, ठीक है, 2020 में कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 सितंबर इसका सही आंसर है। बढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ फॉर ब्लू स्काईज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, पर्सनल, सामुदायिक यानी कि कम्युनल, सामाजिक यानी कारपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे लिए स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए स्वच्छ हवा कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वर्ष 7 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया, ठीक है ना। 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो इस बार मनाया गया है, यानी 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ है 2020 से ही। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने अपने 74th सेशन 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को यह दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था, जिसमें UNEP के को अन्य प्रशासनिक संगठनों के साथ इस दिवस को मनाए जाने का आह्वान किया गया था। यानी कि यह जो है यह दिवस मनाए जाने का जिम्मेदारी किसको दी गई थी? UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसको यह दिवस मनाने के लिए आह्वान किया गया, उसको जिम्मेदारी दी गई। बाकी और सभी संगठनों के साथ ही मिलकर दिवस मनाएगा। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC ने UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यह दिवस पहली बार 2020 मनाया गया है। इसकी घोषणा, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 19 दिसंबर 2019 को UNGA के 74वें सेशन में इसका जो है प्रस्ताव वो वहाँ पर पास हुआ था, प्रपोजल इसका वहाँ पर पास हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था और UNEP को यह दिवस मनाए जाने की जिम्मेदारी भी दी गई है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको प्रश्न संख्या 10 में, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपना प्रश्न संख्या 11 लास्ट आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश से हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी कि स्पैरो, जो पूरी लाइन मैंने यहाँ पर पढ़ी ना अभी, स्मार्ट से लेकर ये विंडो तक, ठीक ना, स्मार्ट से लेकर यहाँ स्मार्ट से लेकर ये विंडो तक, इसी को संक्षिप्त रूप में लिखा है स्पैरो, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ठीक है। यह कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप? सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखते हैं, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि नए राज्यपाल अभी बने थे कुछ दिन पहले,
उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों JKAS के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो शुरू किया है। स्पैरो है क्या? स्पैरो में लिखा हुआ है, यानी ये मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, आप पढ़ लीजिएगा। जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, बात यह है ना, कोविड-19 के समय वो लोग पूरा बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और ऑन स्पॉट जाके कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पर जो है पहुंचना है चीज़ों की, यानी उनकी बेहतर बेहतर उनको उनका प्रदर्शन चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है ना। उसका मूल्यांकन अच्छा हो, उसकी यानी देखभाल, उसकी यानी कि उसकी निगरानी अच्छी की जा सके। ये सारी चीज़ें कोविड-19 के समय में नहीं हो पा रही हैं, तो इसी के लिए वहाँ के राज्यपाल ने ये एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया। इसमें होगा क्या, लगभग 1289 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा, और वो लोग ये बेहतर निगरानी और समय पर पूरा कार्य करने के लिए अधिक पारदर्शिता ला पाएंगे, ठीक है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई-गवर्नेंस के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाएगा। तो कोई भी आवेदक इस पैरो सिस्टम का उपयोग करके कहीं से भी और कभी भी APR फाइल कर सकता है, ठीक है। कोई भी आवेदक का मतलब अधिकारी, ऐसा नहीं कि वहाँ की जनता आम आदमी भी इस पर आवेदन करते, नहीं, अधिकारियों के लिए है ना ये पोर्टल। तो इनबिल्ट अलर्ट मैकेनिज्म, ऑनलाइन स्टेटस चेक प्रदान करने के कारण प्रक्रिया को सहज, त्वरित और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है, यानी कि अधिकारी वहाँ के सब ऑनलाइन कार्य कर सकेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। तो स्पैरो नाम का एक पोर्टल जो है, ये किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। 11 प्रश्न थे यहाँ पर, और बीच में लेट हो जाता है एक आध दिन, ठीक है ना। तो कुछ समस्याएं रहती हैं, थोड़ा सा व्यस्तता चल रही इस समय, उस वजह से कुछ चीज़ें ये बीच बीच में गैप हो जाता है, वीडियो आपके लिए नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपना सेशन समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप सभी अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। चलिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।